Welcome guys, welcome to EDU. So आज टू इम्पॉर्टेंट सेक्शन वी विल लर्न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक है सेक्शन 50C, एक है सेक्शन 43CA। नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन कि ये सेक्शन आए क्यों, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नाउ पहले मार्केट में क्या होता था कि जब भी कोई लैंड और बिल्डिंग सेल होता था तो एक अग्रीमेंट में जो उसकी ट्रू सेल वैल्यू थी वो नहीं दिखाते थे। रीज़न बीइंग कि सेल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी कितना होगा। जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते थे उस ज़मीन का तो आपको एक स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता था। सो लोग क्या करते थे, कैश में ले लेते हाफ ऑफ द परचेज प्राइस से। सपोज 10 लाख की अगर वैल्यू है तो 8 लाख कैश में ले लिया, 2 लाख का अग्रीमेंट में सेल वैल्यू दिखा दिया। तो इससे क्या होता था, स्टैम्प ड्यूटी कम पे करना पड़ता था। इसीलिए इनकम टैक्स ब्रॉट दीज टू सेक्शन 50C एंड 43CA। नाउ कैसे इनकम टैक्स इससे स्टैम्प ड्यूटी का जो इवेजन है उसको रोकता है, वो हम लोग कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एप्लीकेबिलिटी, कोई भी सेक्शन पढ़ने से पहले आपको ये ज़रूरी है पता होना कि ये सेक्शन कब मेरे पे एप्लीकेबल होगा। तो जनरली कब एप्लीकेबल होगा, मैंने पहले ही बोला है, जब आप कोई लैंड या बिल्डिंग बेचते हो जिसका वैल्यू इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प अथॉरिटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, उनके पास एक वैल्यू होती है हर प्रॉपर्टी की, या फिर वो वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर्टी की ताकि उनको पता चले कि कितना स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना है। तो उस वैल्यू से अगर आप कम पे बेचते हो तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। डिटेल में आगे देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दो सेक्शन मैंने आपको बताया था, 50C और 43CA। नाउ ये दो सेक्शन लाने का क्या दरकार था, समझिए इस बात को कि ये एक ही सेक्शन हो जाता, बट दो सेक्शन इसलिए लाया क्योंकि बहुत एसएससीज ऐसे होते हैं जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, जिनके लिए लैंड और बिल्डिंग जो है, लैंड और बिल्डिंग स्टॉक होता है। रियल एस्टेट वाले बिजनेस के लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो उनका स्टॉक माना जाता है। वो लोग कैपिटल गेन नहीं निकालते, वो लोग बिजनेस इनकम निकालते हैं। बट अगर अदर देन दोज रियल एस्टेट बिजनेस जो होते हैं उनके लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कैपिटल एसेट होता है, तो उसके लिए कैपिटल गेन निकलता है। इसीलिए दो सेक्शन बना है। सो 50C इज फॉर जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को एज अ कैपिटल एसेट होल्ड करते हो, और 43CA कब आता है, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को स्टॉक की तरह हेल्ड करते हो। समझ गए? तो हम लोग 50C पढ़ेंगे अभी, और 43CA जो है वो एकदम डिट्टो सेम है उसका। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कैपिटल एसेट और स्टॉक। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग जस्ट अ क्विक रिवीजन कि हम लोग कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। सो कैसे निकालते हैं आप सबको पता होगा। हम लोग देखते हैं सेल वैल्यू क्या है। सेल वैल्यू को बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओके, उसमें से क्या क्या लेस करते हैं, ट्रांसफर कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और कैपिटल गेन क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा कैपिटल गेन निकल जाता है। सो ये आपको पता है कैपिटल गेन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सेक्शन 50C सीधा सीधा बोलता है कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग जो कि आपका कैपिटल एसेट है, आप उसको अगर बेचते हो एट अ प्राइस विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू से कम पे अगर बेचते हो, तो जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो होगा, जो सेल वैल्यू होगा कैपिटल गेन निकालने के लिए, वो होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके, लेट मी रीड। इफ सेल वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ बीइंग अ कैपिटल एसेट is less than the value adopted assessed assessable by the stamp duty authority, उस केस में जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी इक्वल्स टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपके वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा और जो स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू है उसको लेके कैपिटल गेन निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें एक कैच है अभी। इसमें कैच क्या है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके वैल्यू से सिर्फ 10% ज़्यादा है, अप टू 10% तक ही ज़्यादा है, अगर 100 रुपया आपकी वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 है, सिर्फ 110 अप टू 110, तब ये वाला जो ऑब्लिगेशन है ना, ये इग्नोर कर दिया जाता है और आपकी वैल्यू को कंसिडर कर लिया जाता है। ये रिसेंटली अभी बजट 2020 में इसको 5% से 10% किया गया है। ओके, नाउ लेट मी रीड अगेन। हाउएवर इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 110% ऑफ सेल वैल्यू, देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो आपकी सेल वैल्यू जो आपने अग्रीमेंट में दिखाई है वही मान लेंगे। ओके, लेट मी जस्ट रीड द एग्जाम्पल सो दैट वी अंडरस्टैंड बेटर। फर्स्ट केस देखिए, अगर आपकी सेल वैल्यू है
अग्रीमेंट में आपने दिखाया है 1 लाख, ओके, और स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बोलता है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,20,000 है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 120% ऑफ योर वैल्यू है, 20% ज़्यादा है। तो इस केस में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,20,000। सेकेंड केस में देखिए, सेल वैल्यू 1 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,15,000, मतलब 115% है। अगेन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। तीसरे केस में देखिए, आपने सेल दिखाई है 1 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बोलता है 110, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% है, अप टू 10% है, अलाउड है। तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपने एग्रीमेंट में दिखाई है 1 लाख, उसको कंसिडर कर लेंगे। आई थिंक नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, अप टू 110% अलाउड है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मेरी सेल वैल्यू जो है लेस होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ 10% ज़्यादा है, तो मैं सेल वैल्यू ही कंसीडर करूंगा, ओके। अब एक नया पॉइंट आता है, क्या कि सपोज कीजिए आपने लैंड बेचना है, आपको आज ज़मीन बेचनी है, आपने एग्रीमेंट बना लिया, बट जो रजिस्ट्रेशन है वो आज नहीं हुआ, वो 6 महीने बाद होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखूंगा वो आज के दिन का देखूंगा, डेट ऑफ अग्रीमेंट, या फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस प्रॉपर्टी का उस दिन, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हर दिन अलग अलग हो सकता है। आज एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एक हो सकती है, कल को वो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है। तो इनकम टैक्स बोलता है कि हम जो डेट ऑफ अग्रीमेंट है, जिस दिन आप अग्रीमेंट करते हो उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला पहला क्या कंडीशन है कि जो कंसीडरेशन है सेल का, पैसा जो है प्रॉपर्टी का, वो आपको अग्रीमेंट वाले दिन या उससे पहले मिल जाना चाहिए। फुल वैल्यू भी मिल सकता है, और अगर आप 50% या पार्ट पेमेंट भी अगर आपको पहले मिल जाता है तो भी चलेगा। दूसरा, आपको जो पैसा मिल रहा है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में मिलना चाहिए, मतलब बैंकिंग चैनल से मिलना चाहिए, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, एटसेट्रा। लेट्स रीड। So date of agreement and date of registration is different. Stamp duty value on the date of agreement we will consider, but two condition है। पहला condition, full or part of the consideration is received on or before the date of agreement। on और before the date of agreement मिल जाना चाहिए, और वो कैश में नहीं होना चाहिए, बैंकिंग चैनल। सो क्लियर है 2 पॉइंट, ओके। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, सुनिए आराम से, कि सपोज कीजिए एसएससी ने एक सेल वैल्यू दिखाया, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बोलता है ये सेल वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू एसएससी 1 लाख दिखाया, सेल स्टैम्प ड्यूटी बोलता है नहीं 2 लाख इसकी वैल्यू है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है। तो कहने का मतलब आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करना होगा, ओके। बट एसएससी जो है उसको लगता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट के भाव से बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। मतलब अगर उसको लगता है कि अगर मार्केट में वैल्यू देखी जाए तो 2 लाख नहीं होगी, मार्केट में वैल्यू तो उससे कम होगी। तो एसएससी क्लेम्स, एसएससी जो है एसेसिंग ऑफिसर को बोलता है कि आई फील के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बता रहे हैं, इट एक्सीड्स द मार्केट वैल्यू, के मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा है। और एसएससी क्या करता है, कोर्ट में केस कर देता है, या फिर इनकम टैक्स में अपील कर देता है, या तो अपील कर देता है या कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि ये स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का जो वैल्यू है वो सही नहीं है, वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा बता रहे। तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, हाई कोर्ट और या फिर एनी अथॉरिटी जहाँ पे उसने केस फाइल किया वो लोग डिसाइड करेंगे। बहुत सिंपल। अगर एसएससी को लगता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है उससे कहीं ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और उसने अगर कोई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, तो जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही मानना पड़ेगा। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू डिसाइडेड बाय कोर्ट। कैच जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आता है जब एसएससी कोर्ट में केस नहीं करता है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिए, एसएससी डज नॉट फाइल एन अपील बिफोर अथॉरिटी। एसएससी असेसिंग ऑफिसर को जरूर बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा है, बट वो केस फाइल नहीं करता है। इनफैक्ट वो असेसिंग ऑफिसर को बोलता है कि आप वैल्यूएशन करवा लीजिए। तो असेसिंग ऑफिसर जो है विल रेफर द वैल्यूएशन टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर। तब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलेगा कि इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालो इस प्रॉपर्टी का, ओके।
तो एक फेयर मार्केट वैल्यू असेसिंग वैल्यूएशन ऑफिसर निकाल के दे देगा। अब दो कंडीशन है, या तो फेयर मार्केट वैल्यू कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा। सो कंडीशन वन, अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकल जाता है जो एसएससी बोल रहा था, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू। बट अगर सेकेंड केस हो जाता है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा निकल जाती है, तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? द आंसर इज नहीं। उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी ने पहले जो वैल्यू बताई थी वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला केस, फेयर मार्केट वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर 20 लाख, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख डिसाइड हुई थी एसएससी को। तो 22 लाख डिसाइड हुई थी और फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअली में कितनी थी? 20 लाख, तो फुल वैल्यू 20 लाख। बट अगर फेयर मार्केट वैल्यू अगर 18 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 17 लाख, तो हम लोग 17 लाख कंसिडर करेंगे। सो आई थिंक बोथ द सिचुएशन इज क्लियर। सो दिस इज क्लियर। So I hope the section was very short. So 50 C हो गया, 43 CA एकदम सेम है। बट अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो तो आपको 50 C में जाना होगा, 43 CA में जाना होगा। 50 C इज व्हेन जो आपका लैंड और बिल्डिंग है वो ये आपका कैपिटल एसेट है। सो आई होप दिस सेक्शन आपको समझ में आया होगा क्विकली विथ एग्जाम्पल। कोई भी डाउट हो, यू कैन कनेक्ट मी ऑन दीज डिटेल्स। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।